नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हल्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू के राजकीय रेडडास भर्ती चिकित्सालय में कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर आज टीकाकरण का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चूरू डॉक्टर मनोज शर्मा के प्रथम लाभार्थी के रूप में टीका लगाकर किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने कहा कि कोविड-19 के टीकाकरण की शुरुआत से आमजन का महामारी से बचाव होगा। टीकाकरण की शुरुआत चिकित्सा सेवा कर्मियों से की गई है, जल्द ही आगे की प्रक्रिया भी शुरू होगी। कलेक्टर ने आमजन से अपील करते हुए टीके के संबंध में होने वाले भ्रामक प्रचार से बचने की सलाह दी। वहीं जिले में रतनगढ़ के राजकीय उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुजानगढ़ और राजगढ़ में भी टीकाकरण की शुरुआत की गई। राजकीय भर्ती अस्पताल में जिला कलेक्टर ने टीकाकरण की सभी काउंटर पर पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। टीकाकरण में प्रवेश के समय लाभार्थी की पहचान, दस्तावेज की जांच और सुरक्षा कर्मियों की तैनातगी, सैनिटाइजेशन, डाटा एंट्री ऑपरेटर से लिस्ट में लाभार्थी के नाम का मिलान और मैसेज की जांच तथा कोविड-19 टीकाकरण तक उन्होंने चिकित्सा कर्मियों से प्रश्न भी पूछकर जानकारी ली। इस दौरान आरसीएचओ डॉक्टर अनीस कुरैशी, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, बीडीओ नारायण सुथार, डॉक्टर साजिद, टीकाकरण प्रशिक्षक बजरंग हर्षवाल सहित चिकित्सक एवं नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे। बीच में मतलब भैया आप मेरे साथ आ जाइए। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय हमारे पहले शुभारंभ के दौरान राजकीय भर्ती अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एफएच गौरी और डॉक्टर गुगाराम ने भी टीकाकरण करवाया। आशीर्वाद है पत्रकारों का बहुत जल्दी लगाओ उनके टाइम सामने दो बहुत शुक्रिया। ये क्या मौका मिलेगा टीकाकरण के संदर्भ में किसी को भी कोई भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पेनलेस टीका है, ना किसी प्रकार के दर्द का एहसास होता है। और आप देख रहे हैं कि मैं ऑब्जर्वेशन रूम में आराम से बैठा हूँ। किसी प्रकार का कोई भी साइड इफेक्ट इसके संदर्भ में मेरे को नज़र नहीं आ रहा। इस बाबत किसी प्रकार की कोई भ्रांति या कोई मिथ्या अफवाह समाज में ना फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीकाकरण को प्रमोट करते रहें। धन्यवाद। किया था मेडिसिन में, और कितने ही टीकाकरण अभियान, कितने ही इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को अटेंड किया है जिंदगी में। बड़ी गहनता से कोविड वैक्सीनेशन के बाद में क्या क्या हो सकता है उसको स्टडी किया है। मैंने भी, सीएमओ साहब ने भी, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने भी उस लिस्ट में क्या संभावनाएं रहेगी हमने विचार किया है, स्टडी किया है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सभी जिले के लोगों को, जिस प्रकार हमने कोरोना के युद्ध को जीतने में सफलता प्राप्त की थी, वैक्सीनेशन में भी उसी प्रकार की सफलता हमें मिले और 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हम समय पे प्राप्त कर सकें, तो ही हमारी ये जो अभियान की सफलता है उसमें चूरू का नाम ऊपर आएगा। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के सीधे प्रसारण को वेबकास्ट के जरिए एलईडी पर देखा। इस अवसर पर सभापति पायल सेन ने कहा कि लंबे समय से महामारी से जूझ रहे आमजन को टीकाकरण का फायदा मिलेगा। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा कि टीकाकरण से निर्देशानुसार टीकाकरण की प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। पूरे देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के वैज्ञानिकों का, रिसर्चर्स का, लैब में जुड़े हुए सब लोगों का, जिन्होंने पूरे साल एक ऋषि की तरह अपनी लैब में जीवन खपा दिया और ये वैक्सीन देश और मानव शुभारंभ हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या जिले में आज 4 जगह कोविड वैक्सीन टीकाकरण का प्रारंभ किया गया है। उसमें जिला अस्पताल चूरू में जो प्रथम इसके बेनिफिशरी हैं हमारे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा हैं, और जो यहाँ के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर गौरी साहब हैं। इन्होंने जो है इसका बेनिफिशरी के रूप में आज टीकाकरण करवाया। मैं जिले की जनता से अपील करूँगा कि ये कोरोना वैक्सीन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की कोई भ्रांति या अफवाह नहीं हो। तो हमारे जो जिले के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के मुखिया हैं, यहाँ पर जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी हैं,
उन्होंने पहले टीकाकरण ये कह के करवाया है कि हम आम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना से किसी तरह डरे नहीं, ये वैक्सीन है, प्रभावी है, कारगर है और इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। धन्यवाद। थैंक यू। ऑपरेशन प्रहार के तहत चूरू की सदर थाना पुलिस ने लगातार दूसरे दिन कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा पोस्ट के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को नाकाबंदी के दौरान रामसरा बाईपास पर अंजाम दिया और किलो से भरे ट्रक में से 13 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया। मामले की जाँच रतनगढ़ थाना पुलिस को सौंपी गई है। सत्र 2020-21 के लिए अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं से छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चूरू मोहम्मद नियाज खान ने बताया कि छात्रावास का संचालन 18 जनवरी से शुरू किया जाएगा। छात्रावास में प्रवेश के इच्छुक अल्पसंख्यक छात्र छात्राएं जिला अल्पसंख्यक कार्यालय चूरू से शीघ्र ही आवेदन पत्र प्राप्त कर छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि छात्रावास में प्रवेशित छात्र एवं छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा देय सुविधाएं निःशुल्क नियमानुसार उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसका भुगतान अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा। चूरू जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा संचालित अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्रावास में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए अल्पसंख्यक समाज के छात्र छात्राएं आवेदन कर सकते हैं। छात्रावास में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को नियमानुसार निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। फार्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या, जानकारी एवं सहयोग के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चूरू मोहम्मद नियाज खान मोबाइल नंबर 94-135-42-965 पर संपर्क किया जा सकता है। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर कोहरे के चलते कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई। गनीमत यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना पड़िहारा में टोल प्लाजा के पास की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के वार्ड संख्या 24 निवासी 29 वर्षीय सुनील कुमार प्रजापत कार में सवार होकर सुजानगढ़ से रतनगढ़ की ओर आ रहा था। वहीं सामने से रतनगढ़ से सुजानगढ़ की ओर आ रहे ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई। सूचना पर डीओ शिवराणा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। ट्रक को एक एंगल टूटे पड़े और डाउन साइड पर तो लाग जाना चाहिए राजस्थान नगर पालिका चुनाव के लिए दाखिल नामांकनों की जांच में 26 पर्चे खारिज हुए हैं, जिनमें कांग्रेस से वार्ड 5 और वार्ड 23 के लिए तथा भाजपा के वार्ड 8 के अभ्यर्थी के पर्चे शामिल है। निर्वाचन अधिकारी सत्तार खान ने बताया कि कुल 133 नामांकनों में से 26 खारिज होने के बाद 35 वार्डों के लिए 107 प्रत्याशी मैदान में रहे हैं, जिनमें भाजपा के 32, कांग्रेस के 27 और आरएलपी के 3 तथा 45 निर्दलीय है। खान ने बताया कि वार्ड 5 से कांग्रेस की उम्मीदवार ठाकर दत्त, वार्ड 23 में ग्यारसी देवी, भाजपा के वार्ड 8 से दुर्गा भार्गव के पर्चे खारिज किए गए हैं। वहीं अब वार्ड 8 में निर्दलीय हेमलता, वार्ड 23 में भाजपा की सोनी देवी और वार्ड 34 में पवन कुमार प्रजापत के सिर्फ एक नामांकन रहे हैं। भारतीय जनता वाहन चालक मजदूर महासंघ रतनगढ़ द्वारा कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अवनीश महर्षि ने मास्क वितरित किए। मंच सदस्यों ने बाद में स्थानीय घंटाघर, बस स्टैंड, रैन बसेरा सहित मुख्य बाजारों में नगरवासियों को मास्क का वितरण किया। कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य शुरू होने पर स्वास्थ्य विभाग में काफी प्रसन्नता दिखाई दी। आज रतनगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने के बाद राजकीय अस्पताल में पहला टीका पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़ को लगाया गया। हर्षिता घोटाला ने पूजा की और तिलक लगाकर रतनगढ़ में अभियान की शुरुआत की। वहीं डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुरावा ने टीकाकरण के बाद पीएमओ को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रथम चरण में रतनगढ़ क्षेत्र के 167 मेडिकल स्टाफ के सदस्यों को टीकाकरण किया जाएगा, जिनकी सूची जारी कर दी गई है।
मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ और सभी लोगों के लिए यही संदेश है कि सभी लोग अपना समय जैसे ही आपको मैसेज मिले और उस निश्चित दिनांक और निश्चित समय पे आके अपना वैक्सीन लगाएं। अभी फर्स्ट राउंड के अंदर हमारे मेडिकल स्टाफ को टीका लगाया जाएगा। 167 लोगों की लिस्ट जारी की जा चुकी है, उनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। सदाशय एसडीएम कार्यालय में आज नामांकनों की समीक्षा की गई, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के नेतागण और निर्दलीय प्रत्याशी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी लोगों के बीच आज एसडीएम रीना छिपा ने शहर के 55 वार्डों के नामांकनों की समीक्षा की, जिसमें 28 नामांकन खारिज हुए। एसडीएम ने बताया कि कल से नामांकन वापसी का दौर शुरू होगा, जो 19 जनवरी तक चलेगा। नामांकन खारिज होने के बाद अब 212 नामांकन शेष रहे हैं। सरदार शहर नगर पालिका के नामांकन के बाद आज समीक्षा थी, जो 10:30 बजे से शुरू की गई। वार्ड के अभ्यर्थी या जो राजनीतिक दल है उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। 28 जो है नामांकन पत्र वो खारिज किए गए। रतनगढ़ के राजकीय संचालय वेद बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन अनिल पारिक की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में आगामी 18 जनवरी से कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं के संचालन को लेकर चर्चा की गई। शिक्षक मनोज शाश्वत ने विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया की जानकारी दी। इस दौरान संस्था प्रधान दिनेश लाटा आदि मौजूद रहे। और समस्त स्टाफ और सभी अभिभावक जो अभी आपको गाइडलाइन बताई गई थी, जैसा कि मास्क लगाना, बार साबुन से हाथ धोना, अपना टिफिन, अपनी पानी की बोतल, अपनी स्टेशनरी किताबें अपनी सब, और बच्चे जो घर से आए वो मास्क लगा के आए, और जो अभी बताया लाटा जी ने यहाँ पे सब व्यवस्था कर रखी है, पानी की सब। कुछ सावधानियां आपको अभिभावक के रूप में घर पे रखनी है। जो सावधानियां आपको घर पे एक अभिभावक के रूप में, पिता माता के रूप में रखनी है, उनमें मुख्य जैसे बच्ची को मास्क लगा करके ही स्कूल भेजना है। पानी की इंटरनेशनल गुर्जर महासभा प्रदेश इकाई की ओर से झारिया मोरी के पास वार्ड नंबर 58 में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार गुर्जर तथा उपाध्यक्ष भंवर गुर्जर आदि ने समाज की विभिन्न बातों को लेकर चर्चा की। प्रोग्राम का संचालन पूरा इन्होंने किया था, तो मैं हमारे समाज की ओर से इंटरनेशनल गुर्जर महासभा आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहेगी। तालियों से एक बार हमारे भंवर जी का हम चाहेंगे आप सब लोग करें। और भंवर जी ने कल जिस प्रकार से यहाँ के पूरे राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग, सरकारी तंत्र के लोग सबको एक मंच पे लाए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बताना चाहता हूँ कि जो गुर्जर कौम के साथ इस देश के अंदर, और मैं देश को 1947 के चश्मे को नहीं देखता, मेरे लिए भारत देश वो भारत है जब स्वामी विवेकानंद ने 1883 के अंदर, 1883 में जब अफगानिस्तान भी हमारे देश का हिस्सा था, तब जाके भारत माँ का वहां झंडा लहराया था, हमारे देश की बात रखी थी, वो सांस्कृतिक भारत की बात कर। और इसमें गुर्जर विशेष अन्याय की पटकथा उस समय से लिखी जा रही है। शहीद भगत सिंह युवा शक्ति संस्थान की ओर से माता मंडी टीबी के पास झुग्गा झोपड़ी में रहने वाली एक बीमार और असहाय महिला को 21,000 रुपये प्रदान कर आर्थिक सहायता की गई है। अनूप जाट ने बताया कि महिला के बीमार होने की सूचना मिली थी और वहां जाकर पता चला कि बीमार और उसकी आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर है, जिसके बाद संस्थान के सदस्यों ने मिलकर 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी। बोलो कौन राजेश बोल जाओगे। ऊपर एक ऐसा हलवाई है, बीमार है बहुत ज़्यादा, और उनकी सूचना मिली, उसके बाद ये आर्थिक सहायता की मदद करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। किसकी तरफ से आर्थिक मदद की गई? शहीद भगत सिंह युवा शक्ति संगठन। आपका नाम? सूरजबान पुनिया। रतनगढ़ के गांव लाछड़सर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षक अभिभावक बैठक हुई। बैठक में सोमवार से नियमित संचालित होने वाले शैक्षणिक कार्य पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रधानाचार्य डॉक्टर चेतन चौहान ने कहा कि 9वीं और 11वीं की कक्षाएं सुबह 10 से शाम 4 बजे एवं 10वीं तथा 12वीं की कक्षाएं 9:30 से 3:30 बजे तक संचालित की जाएगी। साथ ही संशोधित पाठ्यक्रम की जानकारी से अवगत करवाते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार ही कक्षाओं का संचालन होगा।
पालना करनी है, इसके बारे में सब कुछ जागरूक करके। और सुजानगढ़ के स्थानीय राजकीय बगड़ी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। पहला टीका अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी को लगाया गया। यह अभियान 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें प्रथम चरण के तहत कोरोना योद्धा चिकित्सा कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। डॉक्टर सुरेश कालानी ने बताया कि हमें अपने देश के वैज्ञानिकों की प्रतिभा पर गर्व है। चूरू के गांव बालासर में एक विवाहिता ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर उसे चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। जानकारी के मुताबिक परिजन नरेगा में काम करने के लिए गए थे। इस दौरान यह घटना घटित हुई। हालांकि अभी कारणों का और परिस्थितियों का पता नहीं चल पाया है। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने भी परिजनों से जानकारी ली। तारानगर के बन्नेचंद सरावगी आदर्श विद्या मंदिर में आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा जिले भर में संचालित झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को निःशुल्क संस्कारमयी शिक्षा देने हेतु संस्कार केंद्र पालकों की एक कार्यशाला का आयोजन प्रांत के संस्कार केंद्र प्रमुख महिपाल प्रजापत तथा जिला संस्कार केंद्र प्रमुख ओम प्रकाश मील के सानिध्य में किया गया। प्रांत के संस्कार केंद्र प्रमुख महिपाल प्रजापत ने संस्कार केंद्र संचालन की गतिविधियों तथा पालक की भूमिका के बारे में जानकारी दी। भेजा तो नंबर आया नहीं, आधो का आया, 2 भेजो। इसका मतलब और 7 दिन में फिर एक व्यक्ति जाने लग जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा चूरू के दादू भवन में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह समर्पण बैठक का आयोजन किया गया। संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता मदन लाल प्रजापत ने बताया कि श्री राम मंदिर निर्माण में प्रत्येक बस्ती प्रत्येक गांव का समर्पण हो, इस हेतु निधि समर्पण अभियान शुरू किया जाएगा, जिसकी योजना आज तैयार की गई है। प्रजापत ने बताया कि गत 2 जनवरी को आरएसएस द्वारा दादू भवन में निधि संग्रह हेतु कार्यालय का उद्घाटन किया गया था, जिसमें चूरू नगर की प्रथम घोषणा विधायक राजेंद्र राठौड़ द्वारा 1 करोड़ रुपए के साथ की गई थी। बैठक में आरएसएस के जिला संचालक विश्वनाथ शर्मा, जिला प्रचारक सहदेव, सतीश कुमार, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजवीर सिंह सहित अनेक लोग मौजूद थे। जन्मभूमि निधि समर्पण जो कार्यक्रम जिले भर में चल रहा है, वो उसके तैयारियों के हिसाब से आज एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया चूरू नगर में। योजना बनाई गई कि समाज में ये विषय नीचे तक जाए, इसके लिए प्रत्येक बस्ती प्रत्येक गांव वहां तक पहुंच करके हमारे द्वारा ये धन संग्रह करके ये पुण्य कार्य में हम सबका योगदान हो। इस दृष्टि से सारे कार्यकर्ता और जिले में लगे हुए हैं और उसकी रचना बन चुकी है। कार्यकर्ता फील्ड में जाने वाले हैं और ये जो एक अवसर आया जीवन में, हमारे जीवन में, कि राम मंदिर हमारे आंखों के सामने बने, उसमें हम भागीदार बने, इसी दृष्टि से सारे कार्यकर्ता लगे हुए। राजस्थान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा सहयोगनी और साथी कर्मचारी यूनियन एटक की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर महिला एवं बाल विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। महामंत्री सविता धूलिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया तथा उच्च अधिकारी के नाम महिला एवं बाल विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि 2019 में सभी प्रकार के बकाया भुगतान एवं अन्य पोषाहार सामग्री उपलब्ध कराने का आदेश हुआ था, जिसकी पालना आज तक नहीं की गई। विरोध प्रदर्शन है कि हमने बार बार कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, डीडी सर को, सीडीपीओ कार्यालय को हम ज्ञापन दे चुके हैं कि मेरी बहनें जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों पे पोषाहार दिया जा रहा था, गर्म खाना, नाश्ता और बेबी मिक्स पोषाहार, उनका लगभग 2018 से बकाया है। जब से हमारे ऑफिस के अंदर ब्रजेश सिंह अकाउंटेंट आए हैं, तब से लेकर हमारे ऑफिस में कोई काम सही ढंग से नहीं हो रहा। ऐसे कह रहे हैं कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे ऑफिस की जांच की जाए और किन किन स्वयं सहायता समूह के पोषाहार के पैसे डाल दिए गए और किन किन के बकाया हैं, तो उसमें सभी को ये पता लग जाएगा कि इस ऑफिस के अंदर क्या हो रहा है। तो हमारी ये मांग है कि आज ये मेरी बहनें स्वयं सहायता समूह पोषाहार के लिए आई हैं, तो इनका जो रोजगार था वो तो छीन लिया गया और इनके बकाया भुगतान 2-2.5 साल का बकाया है लगभग, तो वो अभी तक कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 47 में कांग्रेस की जीत प्रैक्टिकल रूप में हो चुकी है, लेकिन औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। दरअसल इस वार्ड में भाजपा से रतनलाल ने
भाजपा व निर्दलीय के बतौर फॉर्म दाखिल किया था। रतनलाल को भाजपा की टिकट भी मिल गई, लेकिन पेश होने के कारण नामांकन पत्र निरस्त हो गया। दूसरी ओर इसी वार्ड में एक अन्य अभ्यर्थी सूरज ने भी बतौर भाजपा के नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन उसका आवेदन टिकट के अभाव में निरस्त हो गया। इस प्रकार एकमात्र अभ्यर्थी शेष रहने के कारण कांग्रेस नेताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर खुशी मनाई और पूर्व उप सभापति बाबूलाल कुलदीप, संजय आर्य, बजरंग सेन, मुकुंद मिश्रा, मधु, विद्या प्रकाश आदि ने माल्यार्पण कर ओम प्रकाश का अभिनंदन किया। ये हमारे दिवंगत मंत्री साहब मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब की ही कृपा से पहले उन्होंने मुझे मनोनीत पार्षद बनाया, फिर मुझे उपचुनाव में उन्होंने जितवाया कांग्रेस पार्टी से। आज उन्हीं की देन, उन्हीं की कृपा है। वो तो स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उन्हीं की कृपा है कि आज मैं पुनः निर्वाचित हो गया हूँ, ऐसा कह रहे हैं लोग। मैं बस बिसाऊ के निकटवर्ती गांव महेंद्र के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आज कोविड वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत समारोहपूर्वक हुई। केंद्र की एएनएम सरिता डूडी ने दोपहर 12:05 पर पहला टीका अस्पताल प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद उमर को लगाया। इसके बाद डॉक्टर नेहा, डॉक्टर अमित, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर देवेंद्र, नर्सिंग स्टाफ, एएनएम, आशा सहयोगिनी सहित बीखनसर, शेसू, दुलचास, पहाड़सर क्षेत्र के कुल 45 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। दोपहर बाद जिला कलेक्टर उमरदीन खान और सीएमएचओ छोटेलाल गुर्जर ने अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया। इस अवसर पर मैनेजर के सुपरवाइजर डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर अभिषेक सिहाग ने दिन भर अभियान की मॉनिटरिंग की। इससे पहले सुबह प्रोजेक्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद सीएम अशोक गहलोत के संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस अवसर पर नायब तहसीलदार सहित गांव के मुश्ताक अहमद, गोविंद खेतान व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये आज सुबह से बीडीके हॉस्पिटल झुंझुनू, मंडरेला हॉस्पिटल और ये सीएससी मैनसर में देखा गया है। व्यवस्थाएं अच्छी हैं और जिन भी लोगों को वैक्सीन लगाई गई है उनमें किसी भी तरह का कोई भी मतलब रिएक्शन नहीं आया है, न बुखार का, न दर्द का, न और कोई। इसका मतलब ये है कि शरीर को ये एक्सेप्ट हो गई है और सुरक्षित है। और जहाँ तक वैज्ञानिक हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, ये सुरक्षित हैं और सिक्योर हैं और एफिकेसी इनकी अच्छी है, इम्यूनिसिटी इनकी अच्छी है। तो ये कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में एक अंतिम हथियार के रूप में काम आएगी, ऐसा विश्वास है और जल्दी ही झुंझुनू जिला कोरोना मुक्त हो। सदाशर के वार्ड नंबर 13 के कांग्रेस प्रत्याशी शिवभुगान सैनी की कार्यालय का शुभारंभ विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने किया। इस अवसर पर कमल छाजेड़, विमल जम्बड़, कनकमल चिंडालिया, राधेश्याम नाई, दीपक भोजक, पन्नालाल डागा सहित बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से दिया जा रहा धरना लगातार 32वें दिन भी जारी रहा। धरने पर राजकुमार इंदौरिया, बनवारीलाल बिजारनिया, रोशन दैया, केसराराम, गणेशाराम, विनोद शर्मा, सुरेंद्र भार्गव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग संबंधी ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम उपखंड कार्यालय में सौंपा। बिसाऊ कस्बे से गुजर रही एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव तथा आरक्षण खिड़की खोले जाने की मांग को लेकर आज विभिन्न संगठनों की ओर से जीएम के नाम स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी गई। विप्र फाउंडेशन के नगर अध्यक्ष घिसाराम माटुलिया, सामाजिक कार्यकर्ता ऋषि सोनी और अरुण क्याल की ओर से दिए गए संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन पर पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली, नगर कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अयूब एडवोकेट, भाजपा मंडल अध्यक्ष भवानी शंकर मैंसरिया, संयुक्त व्यापार महासंघ बिसाऊ के राजीव क्याल, व्यापार मंडल के कैलाश शिजारा,
पार्षद परमेश्वर लाल प्रजापति सहित अन्य लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि बी ग्रेड स्टेशन होने के बावजूद बिसाऊ की 35,000 की आबादी और 80 गाँव को रेल सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। यदि जल्द मांगे पूरी नहीं होती है तो अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से आंदोलन के मजबूर होना पड़ेगा। ज्ञापन के प्रति मेंबर ट्रैफिक बोर्ड दिल्ली, डीआरएम जयपुर, सांसद नरेंद्र कुमार, सांसद राहुल कुशवाहा तथा सांसद सुमिधानंद सरस्वती को भी प्रेषित की गई है। तो आज ज्ञापन दिया गया स्टेशन पे, क्या चीज़ को लेकर? ऐसा है कि काफ़ी प्रयास के बाद भी अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और आज से हमने फिर एक आंदोलन चलाने के लिए एक पत्र लिखना वापस चालू किया है। यहाँ से स्टेशन पे कोई भी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन या कोई भी रुक नहीं रही है अभी तक। बहुत सी ट्रेनें पहले चली, उसके बाद फ़िलहाल अभी 2 ट्रेनें चल रही है, लेकिन वो भी यहाँ होल्ड नहीं किया जा रहा है। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ बिसाऊ की जो स्टेशन है उनके ऊपर ट्रेन रोकने के लिए कार्य करें। यहाँ के बिसाऊ की 35,000 की आबादी है, उसके बावजूद यहाँ 80 गांव बिसाऊ के नीचे लगते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ ट्रेन नहीं रुक रही है। यहाँ की रेवेन्यू का रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, उसके बावजूद भी सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। बनिस्बत हमें मजबूर होकर फिर आंदोलन करने के लिए सरकार प्रेरित कर रही है इसके बारे में। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दी अनुमति और आप देखते रहे SN टुडे। नमस्कार।